भारत में हर चुनाव आप जानते हैं किसी बड़े लोकतांत्रिक त्योहार से कम नहीं होता। लेकिन इस पूरे खेल के नियम क्या हैं आखिर? आज हम भारत की चुनावी प्रणाली के इसी डिजाइन को, इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, जो ये तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा, कभी सोचा है कि चुनाव और क्रिकेट के खेल में क्या कॉमन है? देखिए, दोनों को ही निष्पक्ष बनाने के लिए बिल्कुल साफ सुथरे नियम और एक ईमानदार अंपायर की जरूरत होती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अगर आप नियम बदल दें तो खेल का नतीजा भी पूरी तरह से बदल सकता है। तो जैसे क्रिकेट के नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चुनावों के भी नियम होते हैं। और ये नियम इतने जरूरी हैं, इतने फंडामेंटल हैं कि इन्हें किसी एक सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए इन्हें हमारे देश के संविधान में ही लिख दिया गया है। अब देखिए, जब देश की आबादी करोड़ों में हो तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हर कोई हर फैसले में सीधे तौर पर शामिल हो सके। इसीलिए हम अपनाते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। और इन प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका है वही तो है चुनाव। तो किसी भी लोकतांत्रिक संविधान को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब तो देने ही पड़ते हैं। जैसे वोट कौन दे सकता है, चुनाव लड़ कौन सकता है, वोटों की गिनती होगी कैसे, और सबसे जरूरी, इन सब पर नजर कौन रखेगा, मतलब चुनाव की निगरानी कौन करेगा। यही वो नियम हैं जो तय करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे या नहीं। भारत ने जो सिस्टम चुना उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सीधा सा मतलब है, जो रेस में सबसे आगे निकल गया वही जीत गया। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके नतीजे अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पूरे देश को 543 चुनावी इलाकों में यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। हर इलाके से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा और जीतने के लिए आपको 50% से ज्यादा वोट नहीं चाहिए। नहीं, बस अपने बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स से एक वोट ज्यादा ले आओ और आप जीत गए। अब यहाँ एक पहेली सामने आती है। ये कैसे मुमकिन है कि जिस पार्टी को देश के आधे से भी कम लोगों ने वोट दिया हो वो संसद में 80% से भी ज्यादा सीटें ले जाए? ये कैसे हो सकता है? इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण हमें 1984 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 48%, लेकिन सीटें मिली 415, मतलब 80% से भी ज्यादा। दूसरी तरफ बीजेपी को 7.4% वोट मिले, लेकिन सीटें सिर्फ 2। ये वोटों और सीटों के बीच का जो भारी गैप है उसे साफ साफ दिखाता है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि देश के 52% वोटर्स ने, यानी आधे से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी को संसद में 80% से भी ज्यादा सीटों का बहुमत मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई सीटों पर विपक्ष के वोट अलग अलग उम्मीदवारों में बंट गए और कांग्रेस का उम्मीदवार कम वोट लेकर भी सबसे आगे निकल गया और जीत गया। तो क्या इसका कोई और तरीका है, कोई विकल्प? हाँ, बिल्कुल है, और इसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। इस सिस्टम का सिद्धांत बहुत ही सरल है। जितने प्रतिशत वोट उतनी ही प्रतिशत सीटें। सिंपल। मिसाल के तौर पर इजराइल जैसे देशों में अगर किसी पार्टी को 10% वोट मिलते हैं तो उसे संसद में भी 10% सीटें ही मिलती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एफपीटीपी में वोट उम्मीदवार को दिया जाता है और एक पार्टी को वोटों के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जिससे अक्सर एक स्थिर सरकार बनती है। दूसरी तरफ पीआर सिस्टम में वोट पार्टी को दिया जाता है और सीटें लगभग वोटों के अनुपात में ही बंटती हैं। इससे हर छोटे बड़े समूहों को प्रतिनिधित्व तो मिलता है, लेकिन अक्सर मिली-जुली यानी गठबंधन की सरकारें बनती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एफपीटीपी सिस्टम में ऐसी गड़बड़ियां हैं तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे चुना ही क्यों? कोई तो वजह होगी। और इसके पीछे कई ठोस कारण थे। पहला, ये सिस्टम बहुत सीधा और सरल है, जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से समझ सकता है। दूसरा, इससे जवाबदेही तय होती है, मतलब हमें पता होता है कि हमारे इलाके का प्रतिनिधि कौन है और हम उससे सवाल कर सकते हैं। और सबसे अहम, ये सिस्टम अक्सर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत देता है, जिससे एक स्थिर सरकार बनती है। और भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए उस वक्त ये बहुत जरूरी माना गया था। अच्छा, तो हमने खेल के नियम तो समझ लिए। अब बात करते हैं अंपायर की, वो संस्था जो ये पक्का करती है कि इन नियमों का ठीक से पालन हो।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। और यहाँ ये स्वतंत्र शब्द ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही निष्पक्ष चुनाव की असली नींव है। चुनाव आयोग की शक्तियां वाकई बहुत ज्यादा हैं। चुनाव कब होंगे, कौन वोट देगा, पार्टियां प्रचार में क्या कह सकती हैं और क्या नहीं, ये सब कुछ आयोग ही तय करता है। अगर जरूरत पड़े तो वो पूरे चुनाव को रद्द भी कर सकता है। मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। संविधान के ये 3 शब्द अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को जबरदस्त ताकत देते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के मैदान में आयोग ही सुप्रीम है, ताकि खेल पूरी तरह से निष्पक्ष और बराबरी का रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए परफेक्ट हो सकता है? शायद नहीं। समय के साथ हर सिस्टम में सुधार की जरूरत तो पड़ती ही है। भारत की चुनावी प्रणाली ने बेशक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 70 से ज्यादा सालों के अनुभव के बाद आज कई एक्सपर्ट्स और नागरिक समूह इसमें सुधारों की बात कर रहे हैं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। सुधार के लिए कई बड़े सुझाव सामने आते हैं, जैसे वोटों के बिखराव को रोकने के लिए FPTP से PR सिस्टम की तरफ जाने की बात होती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण की बात होती है। चुनावों में पैसे के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम और राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए दागी उम्मीदवारों पर रोक लगाने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारी चुनावी प्रणाली भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है, या फिर इस चुनावी खेल के नियमों को, इसकी रूल बुक को फिर से लिखने का वक्त आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।